नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शालिनी दीक्षित आप सभी का वेलनेस चौपाल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको साइबर क्राइम, साइबर हाइजीन, साइबर सेफ्टी के बारे में बताऊंगी। और आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी। वो कहते हैं ना, मैंने सुना है कि वकील और डॉक्टर, वकील, डॉक्टर और पुलिस, तीन लोग हमेशा फैमिली में होने चाहिए। तो हमें लगा कि क्यों ना हम भी अपनी फैमिली को बढ़ाएं और वेलनेस चौपाल में एक वकील साहब को लेकर आए। तो आपसे हमारे इस मंच पर बहुत जल्दी मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मिस्टर निशीत दीक्षित से, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो हमें ज्वाइन करें। निशित जी, आप प्लीज इस वेलनेस चौपाल के मंच पर आइए। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इससे पहले कि हम हमारा कार्यक्रम स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा निशित जी के बारे में बताती हूँ कि उन्होंने एलएलएम किया है साइबर लॉ में, साइबर क्राइम में। बहुत पढ़ाई करते हैं, हर वक्त पढ़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, जो कि हम हमेशा हमारे मंच में भी बोलते हैं कि हमको हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रूल ऑफ लॉ फ्रॉम यूनेस्को उन्होंने किया है। एथिकल हाइकिंग उन्होंने आईआईटी रुड़की से की है। और अगर मैं उनकी लिस्ट बताऊंगी तो मेरे को पूरी शाम निकल जाएगी उनके बारे में बताने में कि उन्होंने यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया है। तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। और वो अपनी प्रैक्टिस 2001 से कर रहे हैं। और निश्चित जगह जगह गेस्ट लेक्चर्स के लिए जाते हैं, उनको जुडिशरी में कॉल करते हैं, पुलिस एकेडमी में, यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, सब जगह उन्हें बुलाया जाता है, ताकि हम जो ये जो नया थ्रेट है, जो नई चीज है, साइबर क्राइम, साइबर हाइजीन, साइबर सेफ्टी, क्या है ये, इसके बारे में हम निशित जी से बात करेंगे। तो निशित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो ये मंच है स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो जितना मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है आप भी बहुत क्लोज हैं सीनियर सिटीजन्स के। तो आप बताएंगे कि अपने बारे में कुछ और बात करना चाहेंगे, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जो मैंने आपके बारे में बात की है? धन्यवाद मुझे वेलनेस चौपाल में बुलाने के लिए और सभी सीनियर सिटीजन्स और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको साइबर जागरूक करने के लिए। साइबर क्राइम और साइबर हाइजीन बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम देखें, जैसे हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो एक रोड और सेम इंटरनेट भी एक रोड है। जो कार है सेम एक डिवाइस है। तो रोड पे चलने के जो कानून हैं, सिमिलरली हमारे लिए इंटरनेट रोड पर जो ट्रैफिक मिलता है हमें और हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसके भी प्रोटोकॉल्स हैं। और उसी के कारण कहीं हम कार से एक्सीडेंट होता है या हमारी गलती होती है, वो केसेस होते हैं। अदरवाइज अगर हम साइबर स्पेस पे जाएं तो यस, यहाँ हम कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। हम कहा जाता है लॉ में कि कानून की जानकारी नहीं होना एक्सक्यूजेबल नहीं है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नॉट एक्सक्यूजेबल। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्मार्टफोन तो यूज कर रहा हूं बट मुझे स्मार्टफोन से क्या हो सकता है उस फोन से, ये आप नहीं कह सकते बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में। बिकॉज बहुत से केसेस ऐसे हो रहे हैं जहां पर आपका डिवाइस यूज हो रहा है, आपके घर में इंटरनेट को यूज कर रहा है, आप हॉटस्पॉट दे रहे हैं किसी को। तो सजग रहिए कि आप किसको हॉटस्पॉट दे रहे हैं, घर का वाईफाई का पासवर्ड किसको शेयर कर रहे हैं। तो ये सब साइबर हाइजीन में आता है। और जैसा शालिनी मैम ने मुझे बताया, आज की सीनियर सिटीजन्स के लिए ये रखा गया है साइबर जागरूकता सेशन। तो उसमें एक बड़ा चैलेंज है, जैसे जिस ढंग के केसेस हम लोग हैंडल कर रहे हैं साइबर स्पेस में सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट में जो क्राइम्स हैं, उनको अगर हम देखें तो दो तरह के क्राइम मेन है, मॉरलिटी क्राइम्स एंड मॉनेटरी क्राइम्स। तो या तो उनको फाइनेंशियली चैलेंज किया गया है या नैतिक रूप से उन पर अटैक किया गया है। उनका कोई कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है, मॉर्फिंग कर ली गई है, उनके फोटो को मॉर्फ करके उनको भेजा गया है, उनको वीडियो कॉल करके उनसे बात की गई है, उनके रिकॉर्डिंग को मॉर्फ करके किसी और के साथ जोड़ के भेजा गया है। तो ये कुछ केसेस हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें
केस बाय केसेस, तो सबसे बड़ा जो अभी केसेस आ रहा है रिटायर्ड पर्सन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिटायर्ड पर्सन्स जितने भी होते हैं उनके पास एक कॉर्पस होता है, एक मनी आता है, रिटायरमेंट फंड आता है। उसकी जानकारी कहाँ से होती है इन क्रिमिनल्स को, ये एक बड़ा चैलेंज है। बैंक से हो सकती है, कहीं डिपार्टमेंट से हो सकती है, बट दे आर अवेयर। या आप सर्च करते हैं गूगल पे हाउ टू इन्वेस्ट, या बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां हम लोग लाइक जैसे ही क्लिक करते हैं तो जानकारी हमारी वहां चली जाती है। हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में परचेज करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी लेना चाहते हैं, तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो पहला क्राइम जो अगर देखा गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए वो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। तो बहुत से लिंक इनके पास आते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, मिड कैप में करिए, म्यूचुअल फंड में करिए। आप यहाँ ट्रैप, सीनियर सिटीजन्स वहां होते हैं जहाँ ऑथेंटिक एजेंट्स नहीं है, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो पहला सजग रहिए कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में जो आपके पास कॉल आते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, तो आप अपने ऑथेंटिक जो आपके नोन लोग हैं उन्हीं से आप जानकारी लीजिए। आपके चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके पास पूरी जानकारी होती है। जो ऑथेंटिकेट लोग हैं उनसे ही इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लीजिए। ऑनलाइन नहीं उस पर जाइए, ऑनलाइन में सबसे बड़ा खतरा है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। उसके बाद बहुत से केसेस हमने देखे हैं ट्रेडिंग में, जो सीधा ट्रेडिंग कर रहे हैं, और सीधा ट्रेडिंग है, उनके पास मेल आता है, उनको एक डैशबोर्ड दिखाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप 5,000 इन्वेस्ट करिए, तो वो 5,000 इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरे दिन उनको दिखाया जाता है कि आपका 5,000 तीसरे दिन 7,500 हो गया है, और उनको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराया जाता है। उस एप्लीकेशन में डैशबोर्ड में दिखता है उनको कि उनका नाम के आगे 5,000 इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑफ आज की डेट में उसका जो बन गया है इंटरेस्ट, वो मिला के 7,500। तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। वही चीज करते करते जब वो 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो उनको दिखा जाता है कि आपका 1 लाख का जो अमाउंट है वो 1.5 लाख हो गया है। आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो 1.5 लाख रुपए वो व्यक्ति विड्रॉ कर लेता है। तो फर्स्ट टाइम उसको लगता है ये तो बड़ा अच्छा हुआ, 1 हफ्ते में मेरा 1 लाख का 1.5 लाख हो गया। तो यहां से ये ट्रैप स्टार्ट होता है। उसके बाद वो जैसे ही 3 लाख रुपए डालते हैं उनको दिखता है कि 4.5 लाख हो गया। यहाँ भी वो 3 लाख के 4.5 लाख विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उनको विड्रॉ करने दिया जाता है। बट उसके बाद जो फेथ डेवलप होता है विक्टिम का इन एक्यूज के साथ कि नहीं ये प्लेटफॉर्म तो सही है, और मेरा 3 लाख मैंने दिया, 4.5 लाख मेरा 15 दिन में हो गया। उसके बाद ये पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। और मेरे पास बहुत से केसेस हैं जहाँ लोगों ने 70-70 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि 70 लाख का 1 करोड़ रुपए हमें विड्रॉ करना है, तो उनसे कहा जाता है कि 20 लाख रुपए और डिपॉजिट करिए, तभी जाके आपको 1 करोड़ मिलेंगे। और 20 लाख रुपए जमा कराने के बाद पता लगा वो डैशबोर्ड भी गायब है और वो एप्लीकेशन से सब कुछ गायब। तो यानी उनका एक तरह से 90 लाख रुपए वो खो चुके हैं। 70 लाख जो 1 करोड़ दिखा रहे हैं वो, और जो 20 लाख और जमा कराए हैं। तो ये ट्रेडिंग में बच के रहें सीनियर सिटीजन। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बड़ा चैलेंजिंग है, ट्रेडिंग बड़ा इशू है। बहुत से रिटायर्ड पर्सन हैं जो काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब थोड़ा और वर्क करें, तो वर्क फ्रॉम होम, ऐसे बहुत से केसेस उनके पास आते हैं कि आप ये कंटेंट लिखिए, या ये क्लिक करिए, या ये आपको असाइनमेंट दिया जाता है, इसमें आपको इतना पैसा मिलेगा। 2 असाइनमेंट दिए, उसका पैसा मिल रहा है। उसके बाद धीरे 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 वो असाइनमेंट से उनसे पैसा लिया जाता है कि ठीक है आप और असाइनमेंट करना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा दे के फिर हम आपको रिटर्न करेंगे। तो घूम फिर के ये इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड वर्क फ्रॉम होम बड़ा चैलेंज है। बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, आपके नाम से कोई डेबिट कार्ड इशू हो गया है, आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो कोई कार्ड नहीं है, फिर वो आपको बताते हैं नहीं सर आपके नाम से आया हुआ है, आप बताइए आपके पास एक ओटीपी आया होगा। ओटीपी देने के बाद इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं डेबिट कार्ड उन्होंने इशू करा लिया है। सिमिलरली ई सिम, मेरे पास अभी रिसेंट एक केस आया जिसमें एक व्यक्ति ने ई सिम, उनके पास एक लिंक आया, और उसके बाद एक कॉल आया कि आपका जो एग्जिस्टिंग सिम है, इट्स बेटर टू स्विच ऑन टू स्विच ओवर टू ई सिम, कि आप वर्चुअल सिम लीजिए, आप कहाँ फिजिकल सिम लेके घूम रहे हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं, उनको लगता है अच्छा वर्चुअल सिम अच्छा होगा, तो उनसे कहा गया कि आपको वर्चुअल सिम आप अप्लाई करिए, 1 to 1 डायल करिए। 1 to 1 डायल करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी उनसे शेयर कर दिया जिन्होंने उनके पास पहले फोन किया था वर्चुअल सिम के लिए। ओटीपी शेयर करते ही पता लगा उनका सिम बंद हो गया, जो उनके पास फिजिकल सिम मोबाइल पे लगा हुआ है। क्रिमिनल्स के पास वो दूसरा सिम जो वर्चुअल था वो उन्होंने एक्टिवेट कर लिया। और एक्टिवेट करने के बाद उन्होंने, आप जानते हैं कस्टमर आईडी बैंकिंग का उनके पास है, बैंकिंग कस्टमर आईडी उनके पास है, ओटीपी कौन से नंबर पर जा रहा है उनके पास जो सिम कार्ड है, तो ओटीपी उनके पास जा रहा है। उन्होंने पासवर्ड चेंज किया, उन्होंने 20 लाख रुपए का एफडी ब्रेक किया पहले। 20 लाख की एफडी ब्रेक करने के बाद वो पैसा सेविंग में ट्रांसफर कर लिया। उसके साथ उस अकाउंट पे जो था उस पे ओडी लिमिट का लोन भी ले लिया 7.5 लाख का।
तो ये भी चैलेंजेस हैं। आपके पास कोई भी फोन आता है कि आपने वर्चुअल सिम ले लीजिए, आप पॉइंट ऑफ सेल जिसको बोलते हैं, बराबर में वोडाफोन है, रिलायंस है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है। आप वहाँ के जो पॉइंट ऑफ सेल जिसको पॉस कहते हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ जाके बताएं कि मेरे पास ऐसे फोन आया था, क्या वर्चुअल सिम इशू कराना करने के लिए फोन आया था। थोड़ा सा हमें चैलेंज होना देखना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। कंप्लीटली साइबर स्पेस ऑनलाइन पे बिलीव नहीं कर सकते आज की डेट में। कुछ केसेस हैं मनी ट्रांसफर, ये बड़े केसेस आ रहे हैं कि सीनियर सिटीजन के पास एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में गलती से 50,000 या 15,000 हमने जमा करा दिए हैं। तो वो सीनियर सिटीजन एकदम से घबराते हैं, ये 15,000 कहाँ से आ गए। मैसेज आता है, मैसेज आएगा कि 15,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। अब सीनियर सिटीजन को पास फोन आता है कि सर मैंने गलती से, मैं अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को पैसा जमा करा रहा था, गलती से आपके पास पैसा आ गया, आपके पास एक मैसेज आया होगा। तो वो मैसेज तो दिख रहा है, बट वो सीनियर सिटीजन ये चेक नहीं कर रहे इंटरनेट बैंकिंग से कि एग्जैक्टली उनके अकाउंट में वो 15,000 क्रेडिट हुआ ही नहीं हुआ। वो मैसेज एक पोर्टल से आया उनके पास, तो बड़ा आसान है पोर्टल से मैसेज भेजना। तो पोर्टल से मैसेज आया कि 15,000 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। उन्होंने ये चेक नहीं किया कि वो उनके बैंक से आया है। अब वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपके 15,000 हमारे पास आ गए गलती से, ठीक है, हम क्या करें कि हम आपको एक क्यूआर कोड भेज रहे हैं या एक हमको लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक को आप क्लिक कर दीजिए ताकि मैं आपके पास 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, अदरवाइज हमें फिर एफआईआर करनी पड़ेगी, परेशान होंगे आप। तो वो घबरा जाते हैं कि हाँ बात तो सही है भाई, 15,000 तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है, मैं तो मुझे तुम्हें वापस करना ही है। तो जैसे ही वो लिंक को क्लिक करते हैं, पता लगा उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, वो भी चले गए। या ओटीपी, उन्होंने उनसे उनके पास ओटीपी आया तो उनसे वो पूछते हैं कि अगर एक आपके पास ओटीपी भी आया होगा, वो ओटीपी भी दे दीजिए ताकि अकाउंट ट्रांसफर हो जाए। तो सीनियर सिटीजन्स वल्नरेबल हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। ये हम लोगों की भी लाइबिलिटी है, बच्चों की भी लाइबिलिटी है, अपने सीनियर सिटीजन्स को सजग रखें। सीनियर सिटीजन्स जो अकेले रहते हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, बिकॉज अब कंप्लीटली ऑनलाइन सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। केवाईसी अपडेट, एक और चैलेंज आता है केवाईसी अपडेट। आपके पास डे बाय डे मैसेज आते हैं कि ओके आपका बैंक अकाउंट भी है, आपका टेलीकॉम टेलीकॉम का भी अकाउंट है, अन्य एन नंबर ऑफ आप जो सर्विसेज ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केवाईसी अपडेट के नाम से स्कैम चलता है। आपके पास मैसेज आएगा, आपका केवाईसी अपडेट करिए, ये डिटेल दीजिए, ये आधार लिख लिख दीजिए, ये ओटीपी आपके पास आएगा। तो अगर जिस भी फोरम से आपके पास केवाईसी अपडेट आ रहा है, थोड़ा सा चैलेंज है क्योंकि आपके पास सबके नंबर्स होते हैं। एक और चैलेंज है, गूगल पे सर्च मत करिए, किसी भी नोडल ऑफिसर का गूगल कॉल सेंटर का नंबर गूगल पे सर्च करेंगे, आपको अधिकतर फेक मिलेंगे। आपके पास डेबिट कार्ड है, उसके पीछे कॉल सेंटर नंबर लिखा हुआ है। आपके पास जनरल मैसेजेस आते हैं, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें भी मैसेज आता है कि क्या आपने ये ट्रांजेक्शन किया है, नहीं किया तो इस कॉल सेंटर पर नंबर पे डायल करिए। ऑथेंटिक एसएमएस जो आता है उसमें जो कॉल सेंटर नंबर है, आपके डेबिट कार्ड के पीछे कॉल सेंटर नंबर होता है, उस पर आप बात करिए। गूगल से किसी भी प्लेटफॉर्म का आपको नहीं लेना है कॉल सेंटर नंबर। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो बहुत से केसेस हमारे पास हैं, तो हमने डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, ट्रेडिंग फ्रॉड्स हैं, वर्क फ्रॉम होम है, देन ई सिम है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, मनी ट्रांसफर है, गलती से मेरे अकाउंट में आ गया, केवाईसी अपडेट। जो रिसेंट अब जो केसेस हैं वो हैं डिजिटल अरेस्ट केसेस। मेरे पास बहुत से केसेस हैं और लगभग 90% सीनियर सिटीजन के केसेस हैं, जिसमें 75 ईयर्स के भी एक ऑफिसर हैं जिनका केस है। डिजिटल केसेस में ध्यान रखिएगा, आपके पास कहीं से कोई आईवीआर कॉल आएगा, एक रिकॉर्डेड टेलीकॉम कम्युनिकेट कंप्यूटराइज्ड कॉल आएगा कि आपका एक पार्सल कहीं गया है, उस पार्सल में वो रिटर्न हो गया है। जैसे ही आप 9 नंबर क्लिक करेंगे, वो एक कॉल सेंटर में आपको कनेक्ट करेंगे, वहां से एक सीबीआई का अधिकारी फेक बन के आपको धमकाएगा कि आपके खिलाफ केस हो गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई आपको सर्च कर रहा है, आरबीआई में आपने ट्रैक किया कि आपके अकाउंट में, आपके जितने भी अकाउंट्स है उसमें टेरर फाइनेंसिंग का पैसा गया हुआ है। तो इस ढंग से धमकाते हैं पार्सल केसेस में। दूसरे के तरह के केसेस आते हैं कि आप एक कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है, और ब्लॉक इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें टेररिज्म के लिए काम चल रहा था, टेरर फाइनेंसिंग का काम चल रहा था, हवाला लिंक था, उस मोबाइल से कनेक्टेड था। तो इस ढंग से डराते हैं। आप उस व्यक्ति का पैन कार्ड भी उनके पास होता है, वो पैन कार्ड नंबर बताते हैं, आधार नंबर भी बता देते हैं कि आपका आधार नंबर ये कहीं ना कहीं हमने दिया होता है, होटल में दिया होता है, कहीं ना कहीं चेक इन किया होता है, तब हम वो कॉपी दे देते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद सिम कार्ड, आपका एक सिम चल रहा था कलकत्ता में, आपके नाम से सिम इशू हो रखा है, आपने मदुरई में एक सिम आपका इशू हो रखा है जिस पर ब्लॉक किया गया है, सरकार ने, एनआईए ने उसको ब्लॉक किया है, इस ढंग की धमकी देते हैं। तो ये कुछ केसेस हैं। एक और केसेस हमारे पास बहुत से आए हैं, डीप फेक। तो हो सकता है कि आपके ही किसी रिलेटिव का वॉइस क्लोन करके आपको फोन किया जा रहा है कि वो ट्रबल में है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और आप पैसे जमा कराइए। पुलिस
फेक पुलिस आपको फोन करके बता रही है, और आपके ही बच्चे की आवाज से आपको सुनाई देके कहा जा रहा है कि डैडी मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मामा मुझे अरेस्ट कर लिया गया है, ये मुझे मार रहे हैं, आप जो भी कहते हैं आप दे दीजिए। थोड़ी सी आवाज सुनाएंगे, क्योंकि वॉइस क्लोनिंग बड़ा आसान है। तो आप समझिएगा डीप फेक, अभी तो वॉइस क्लोनिंग का केसेस था, अब तो फेस स्वैपिंग भी हो गया है, यानी फेस स्वैपिंग प्लस वॉइस क्लोनिंग। तो हो सकता है आपके ही रिलेटिव का वीडियो कॉल आपके पास आ रहा है। केरला में एक केस हो चुका है जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को फोन किया कि मेरी सिस्टर की तबीयत खराब है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, और उस व्यक्ति ने उसको पैसे जमा करा दिए। बाद में उसने कर्टसी कॉल फोन किया कि अब तबीयत कैसी है, तो उसको पता लगा कि ऐसा कोई फोन नहीं किया था, जबकि व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया था। वॉइस क्लोनिंग एंड फेस स्वैपिंग। तो बहुत सजगता की आवश्यकता है हम सभी को, सीनियर सिटीजन्स को तो मुख्यतः रूप से, कि हमें ध्यान रखना है कोई भी कॉल आ रहा है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ रहे हैं जो आपको थोड़ा अलग लगता है, तो बेस्ट है कि आपके ही बच्चे का फोन आ रहा है तो उसको फोन कर लीजिए। अगर वो किसी फ्रेंड के साथ है तो उस फ्रेंड को फोन कर लीजिए कि बेटा वो आपके साथ गोवा गया हुआ है, क्या बात है, कोई और तो इशू नहीं है। थोड़ा सा पॉज रखिए, थोड़ा सा पॉज रखिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी डिजिटल अरेस्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट बोला, रुको सोचो और उसको उसको जानकारी शेयर करो। तो हम लोग घबरा जाते हैं, सबसे पहले सीनियर सिटीजन घबरा जाते हैं। बहुत से केसेस, मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट में 50-50 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया है व्यक्ति को, और 6-6 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए पैसा वापस लाने के लिए। तो मेरा सिर्फ यही, इस मंच से, हमारा वेलनेस चौपाल मंच से यही रिक्वेस्ट है सभी सीनियर सिटीजन्स को, कि जिस ढंग के फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिस ढंग के सिस्टमेटिक फ्रॉड्स साइबर स्पेस में हो रहे हैं, सजगता की आवश्यकता है। आप ऑथेंटिक बैंक में जाइए, ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ सेल में जाइए सिम के लिए। आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ध्यान रखिए, हो सकता है फर्जी एजेंट आपको फोन कर रहा है कि आपके इतने शेयर्स थे मैं बेच देता हूं, वॉइस क्लोनिंग कर रखा है, स्पूफिंग है। आज की तारीख में आपके बेटे के मोबाइल से आपको फोन आ सकता है, बिकॉज स्पूफिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आपको अकाउंट है, बहुत से बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं, इसको बिजनेस ईमेल कम्युनिकेशन स्कैम भी कहते हैं। जैसे बहुत से सीनियर सिटीजन बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, और किसी फर्म से आपके पास हमेशा मेल आता है, आप पता लगा हमेशा आप एसबीआई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, एक दिन आपके पास उसी फर्म के मेल से मेल आता है कि हमारे आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। हमारे पास एक केस था जिसमें एक लेडी है जो बुटीक चलाती है, बिजनेस टू बिजनेस, सीनियर सिटीजन ही है, बिजनेस टू बिजनेस काम करती थी। जिस कंपनी के साथ वो पूरा रॉ मटेरियल लेती थी, उनके साथ बहुत पुराना उनका वो था, तो अकाउंट डिपार्टमेंट हमेशा उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता था जो मेल में हमेशा आता था। एक दिन मेल आया, सेम मेल आईडी है, बट अकाउंट, बैंक अकाउंट चेंज, और 25 लाख रुपए उन्होंने उस नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जब उस फर्म का मेल आया कि पैसे अभी तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने कहा हमने तो ट्रांसफर कर दिए आपके आईसीआईसीआई अकाउंट में। वो कहता हमारा तो आईसीआईसीआई बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा अकाउंट है। तो ये भी हमें समझना है, जो ईमेल आपके पास आ रहा है, हो सकता है वो फिशिंग ईमेल है, स्पूफिंग है, उस पे हेडर एनालिसिस करना होता है हमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि मोबाइल, हो सकता है किसी ने आपका स्पूफिंग किया है, आपके रिलेटिव के एसएमएस भी आजकल फेक आते हैं, फेक जनरेटर एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं साइबर स्पेस में। तो चैट्स जो आपके पास आ रही हैं, हो सकता है वो चैट्स उस व्यक्ति ने कभी करी नहीं है, आपको फोन उस व्यक्ति ने कभी किया नहीं है, बिकॉज स्पूफिंग टेक्नोलॉजी है, वॉइस क्लोनिंग हो रही है, फेस स्वैपिंग हो रहा है। तो ये सजगता की आवश्यकता है कि अदर देन एनोनिमस कोई कॉल आ रहा है, आप मत उसको रिकॉग्नाइज, मतलब मीन्स अटेंड मत करिए। और सबसे बड़ी बात, स्पैम, बहुत से स्पैम्स आते हैं, स्पैम अब तो एयरटेल ने स्टार्ट भी किया है, और भी टेक्नोलॉजी कंपनीज करने वाली हैं स्पैम कॉल्स को रोकना। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और लास्ट में, बहुत से लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन के पास है, कोई ऑब्ससीन कंटेंट किसी ने देख लिया है और साइबर सेल से उनके पास समन आ रहा है। और ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई भी पुलिस ऐसा मैसेज नहीं करती है, मेल नहीं करती है, वो सीधा अरेस्ट करने आती है। पुलिस कभी ऐसे कहती नहीं है कि पैसा दे दो और ये दे दो, कभी हमारी पुलिस कभी कोई पैसा नहीं मांगती है। वो एक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंगली पुलिस नोटिस भेजती है, या पुलिस खुद आती है और नोटिस देती है अगर 7 साल से कम का कोई अपराध है, 40 महीने का नोटिस होता है। सो सजगता की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है सीनियर सिटीजन को बहुत, बिकॉज हार्ड अर्न मनी है लाइफ का, उसका उसको सेव रखें, उसको सुरक्षित रखें। जरा सी भी गलती गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप जो भी डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को सजग रखें, डिवाइस अपडेटेड होनी चाहिए। आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, एंटीवायरस होना चाहिए, आपका सिम का पासवर्ड होना चाहिए, आपके मोबाइल में जो सिम है उसका पासवर्ड होना चाहिए, आपका पैटर्न लॉक या आपके पास जो भी है पासवर्ड। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सेम पासवर्ड सभी जगह नहीं होना चाहिए, पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए। थोड़ा सा स्मृति शक्ति बढ़ानी पड़ेगी सभी को, क्योंकि पासवर्ड इतने हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इतने मल्टीपल लॉगिन्स कर रखे हैं लोगों ने, प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं।
और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सब यूज करें, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम हैक हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई क्लाइंट आता है कि मेरे इंस्टाग्राम हैक है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, आप जाइए सेटिंग्स में, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करिए। कोई भी इंस्टाग्राम आपका हैक नहीं कर सकता अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। और सिम का पासवर्ड लीजिए, कोई अगर बाई चांस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फोन खो जाता है तो करें क्या। सबसे ज्यादा हार्ट बीट बढ़ती है जब व्यक्ति का फोन कहीं रह जाता है या खो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पहले सिम को ब्लॉक कराइए, क्योंकि सिम का मिसयूज हो सकता है। सिम को ब्लॉक करिए, अपने जितने पासवर्ड्स हैं उन सबको पासवर्ड को चेंज करिए, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करिए। प्रॉब्लम यह है कि आपका ओटीपी कहाँ आएगा, ओटीपी तो उसी उसी मोबाइल पे जा रहा है, बट लॉगिन तो आप कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हो सकता है ईमेल पे आपका अगर ओटीपी जा रहा है तो ईमेल को आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें बैकअप प्लान रखना पड़ेगा कि अगर मेरा मोबाइल खो गया तो मुझे क्या करना है, मेरा लैपटॉप खो गया तो मुझे क्या करना है। मोबाइल खोता है तो सबसे पहले मोबाइल का आईएमआई नंबर पुलिस पूछती है। तो आईएमआई नंबर किसी को पता ही नहीं होता, *06# से हम आईएमआई नंबर पता करते हैं। डिवाइस के पीछे भी होता है, जो बॉक्स आप परचेज करते हैं उस बॉक्स में लिखा होता है, बैटरी को हटा के देखेंगे तो उसमें भी आईएमआई नंबर होता है। तो क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए उनको, आपका आईएमआई नंबर चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर मैं आगे देखूं कि अब क्राइम पहले तो होना नहीं चाहिए, हो जाए तो करना क्या है। तो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर को बताना है, डरना नहीं है। डिजिटल अरेस्ट में लोग अपने फैमिली मेंबर से नहीं बताते क्योंकि उनको डरा जाता है कि आप जिसको भी बताएंगे उसको अरेस्ट करेंगे। तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में, लॉ है, संविधान है, ध्यान रखें, पुलिस आपके साथ है। बट गलती हम ये करते हैं, हम डर जाते हैं और हम किसी से शेयर नहीं करते और पैसा देते रहते हैं, जो वो बोल रहे हैं उतना पैसा जमा करा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके फैमिली में है, आप पुलिस को 100 डायल करिए, पुलिस को बुलाइए, फैमिली लॉयर्स आपके होते हैं और फैमिली में उनसे बात करिए। कोई ओटीपी शेयर मत करिए, कोई लिंक को क्लिक मत करिए। एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है वायरसटोटल.com, गूगल ओन्ड कंपनी है। जैसे आपके पास कोई मैसेज आता है या कोई लिंक आता है, उस लिंक को डायरेक्ट क्लिक मत करिए पहले, अगर आपको भेजना ही है तो। अगर आपको इतना वो है कि नहीं मेरे को तो हर लिंक को क्लिक करना है या मुझे किसी और को फॉरवर्ड करना है, पहले तो ध्यान रखिए कि हर लिंक को क्लिक नहीं करना है। फिर भी अगर आपको लगता है तो उसको आपने कॉपी किया, ब्राउजर में उसको पेस्ट किया वायरसटोटल.com में, लगभग क्या बोला सर, एक बार फिर से बताएंगे उस वेबसाइट का नाम जो अभी आपने बोला? वायरसटोटल.com। virustotal.com। ओके। यस, वायरसटोटल.com में क्या है, गूगल ओन्ड वेबसाइट है। सो मोबाइल पे भी आप उसको कर सकते हैं। मोबाइल पे कोई किसी ने व्हाट्सएप से लिंक भेजा, जैसे अभी दिवाली ऑफर आया, अमेजन दिवाली ऑफर, अरे भाई अमेजन दिवाली ऑफर ऑथेंटिक भी है और अनलॉफुल भी आ रहा है, बहुत जगह आप देखेंगे फेक भी है। तो आपने उस लिंक को कॉपी किया, ब्राउजर, मोबाइल के ब्राउजर में ओपन किया और उसमें वायरसटोटल.com ओपन किया, वहां पेस्ट कर दिया उस यूआरएल को। 70 to 80 एंटीवायरस कंपनीज आइडेंटिफाई करेंगे कि इससे मैलिशियस फिशिंग लिंक। तो ये भी हमें सजग रहना है। बहुत से ग्रुप में एडमिन होते हैं, बहुत से सीनियर सिटीजन को मैंने देखा है, एडमिन है वो लोग। तो उनके ग्रुप में जैसे ही कोई आता है तो बड़े सजग है, क्योंकि बहुत जगह हमने सेशंस लिए हैं। तो अब वो खुद ही करते हैं, जैसे किसी मेंबर ने उनके कोई लिंक भेजा अमेजन दिवाली ऑफर, तो पता लगा कि वो इतने सजग हो चुके हैं सीनियर सिटीजन आज की डेट में इस वायरस.com और प्लेटफॉर्म पे सेशंस हमारे अटेंड करके, कि वो खुद ही पहले चेक करते हैं वायरस.com पे, फिर एडमिन डांटते हैं मेंबर को, अरे भाई तुम ऐसे लिंक ऐसे कैसे भेज देते हो बिना ऑथेंटिसिटी चेक किए हुए। तो आज की डेट में अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, और हम इस क्राइम को रोक तभी सकते हैं जब आप अवेयर हैं, जब आप सजग हैं। टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, एआई को आप रोक नहीं सकते। आपके मोबाइल में एआई है, आपके लैपटॉप में एआई है, आपके इन सभी जगह आप एलेक्सा भी एआई यूज कर रही है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट यही है। अब आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, क्राइम हो जाए तो करें क्या। तो सबसे मैजिकल नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए का 1930। तो जब भी किसी के साथ साइबर अपराध होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, या कोई भी, जैसे कोई महिला है उसके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, या कोई एनोनिमस कॉल आया है, धमकी दिया, ऑब्ससीन कंटेंट रिकॉर्ड किया है या भेजा गया है, तो महिला भी रिपोर्ट कर सकती है एनोनिमस, अपना आइडेंटिटी बिना शो किए कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in, ये एक वेबसाइट है। 1930 आप डायल कर सकते हैं। कभी कभी नहीं मिलता है, 2 बार 3 बार ट्राई करिए, अदरवाइज वेबसाइट पे चले जाइए, cybercrime.gov.in पे जाइए, उस पर अपनी रिपोर्ट करिए, मेरे साथ ये अपराध हुआ है। फाइनेंशियल फ्रॉड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ट्रेडिंग फ्रॉड, केवाईसी फ्रॉड, ई सिम, मनी ट्रांसफर। आपने अगर गलती से पैसा दे दिया, किसी को ट्रांसफर हो गया, तो आपको पता लगा ये तो अपराध आपके साथ, यू हैव बीन विक्टिमाइज्ड, आप मीन्स आपके साथ क्राइम हो गया है। गोल्डन आवर कहते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से 1930 डायल करिए। आपका एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में गया है, दूसरे से तीसरे में गया है, आप समझिएगा, अगर आपने जितनी जल्दी 1930 डायल करके सरकार को सूचित किया, तो एआई ऑटोमेशन सिस्टम है बैंकिंग का, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में उसको फ्रीज कर देते हैं।
उसको डेबिट फ्रीज कर देते हैं, पुट ऑन होल्ड कर देते हैं। फिर आप पुलिस में रिपोर्ट कराइए, पुलिस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए, कोर्ट से आपको वो पैसा पूरा वापस मिलता है। 70 लाख रुपीज हमने वापस करवाए लोगों के। तो बट वो सजगता रहे। अगर आप सजग नहीं रहे, आपने नहीं किया, तो पता लगा, क्योंकि हम मेरे पास बहुत से केसेस हैं जिसमें एक व्यक्ति ने अपना पैसा से पैसा ट्रांसफर किया, उसके 550 अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। अब 550 अकाउंट में ट्रांसफर करना, उस 550 में भी दो अकाउंट्स में बाद में 20,000 ट्रांजेक्शन हुए हैं। IMPS, RTGS, आप समझ सकते हैं इस लेवल का पैसा जाता है आगे। सो उसको पकड़ना आसान नहीं है, टाइमली हम रिपोर्ट करें। तो 1930 नंबर है, cybercrime.gov.in है। एक संचार सारथी.gov.in है। आपको कहीं से धमकी आ रही है, कोई फेक, जैसे आपके पास कोई कॉल आया, KYC कॉल आया, या सिम फ्रॉड हुआ, आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आप संचार सारथी.gov.in पर रिपोर्ट करिए कि ये जो नंबर है, इससे मुझे फेक कॉल आया है, इससे मुझे एनोनिमस कॉल आया है, थ्रेट कॉल आया है। आप इसमें इस नंबर को ब्लॉक करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस संचार सारथी पोर्टल पे लाखों मोबाइल नंबर्स को, सिम को ब्लॉक किया है। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कोई भी, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हमारे देश में कानून है, रूल्स बना दिए गए हैं कि कोई भी आपका फेसबुक अकाउंट से प्रॉब्लम है तो उन सबके हेल्प सेंटर्स हैं। आप उन हेल्प सेंटर, अगेन गलत हेल्प सेंटर पर नहीं जाना है, तो आप रिपोर्ट देखिए। हेल्प सेंटर आपके मोबाइल पे होता है, इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर, उस पर आप रिपोर्ट करिए। अपने मित्रों को बोलिए कि मेरा किसी ने फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया है, गलत गलत मैसेज भेज रहे हैं, तो सभी लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट अब्यूज करेंगे। रिपोर्ट अब्यूज करने के बाद इंस्टाग्राम को एक अलर्ट पहुंचेगा कि यस, ये एक फेक अकाउंट है। तो हेल्प सेंटर भी होता है, उसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कंसर्न पुलिस स्टेशन, ऑब्वियसली 1930 डायल किया, कंसर्न पुलिस स्टेशन में तुरंत प्रभाव से जाइए, 1930 पहले डायल करिए, cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करिए, पुलिस के पास जाइए। उसके बाद अभी भारत देश में नया कानून 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, EFIR। तो इलेक्ट्रॉनिक FIR अब सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सब उस रात को कुछ हो गया, ऐसा कुछ है कि नहीं जा सकते, बेड रिडन है, सो बड़ा आसान है। अब ठीक है, टेक्नोलॉजी सब यूज कर रहे हैं, बट ठीक है, कोई और व्यक्ति है, उनके जो केयर टेकर है, बच्चे हैं, उनको बुला के नहीं जा सकते, तो EFIR का प्रावधान भी हमारे देश में है, इलेक्ट्रॉनिक FIR। तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं आजकल। जैसे आप महाराष्ट्र में हैं या कहीं भी हैं, महाराष्ट्र जो वेबसाइट है पुलिस की, उसमें वेबसाइट में अवेलेबल है सारे जितने मेल आईडीज हैं, कंसर्न थाने के मेल आईडीज अवेलेबल हैं, नंबर्स मिले हुए हैं, SHOs के, SP DCP के मिले हुए हैं, आप सीधा उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर जाके वहां जाके रिपोर्ट करा सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है, ऑब्वियसली पुलिस आपके पास 100% पुलिस आएगी। आप बता सकते हैं आई एम अनेबल टू कम बिकॉज मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, बट मेरे साथ क्राइम हो चुका है। डेफिनेटली आपके पास पुलिस आएगी और रिपोर्ट लेगी, आपसे पूरा रिकॉर्ड करेगी, मेंटेन लेगी, स्टेटमेंट लेगी। और लास्ट रिजॉर्ट इज द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट। तो लास्ट में अगर कहीं भी कोई रिजॉर्ट नहीं है तो वी हैव टू फाइल ए केस बिफोर द कोर्ट, कंप्लेन कर सकते हैं। FIR की नहीं होती है, FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है, FIR रजिस्टर्ड पुलिस नहीं करती है, तो हमारे देश में कानून है, हम न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय से आदेशित करा सकते हैं कि पुलिस FIR करे। कंज्यूमर केस कर सकते हैं, रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में, डिपेंड करता है किस लेवल का क्राइम है। और कहीं डाटा ब्रीच हुआ है आपका, तो उस कंपनी के खिलाफ नया लॉ आ गया, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, DPDP, उसका भी कानून में रूल्स बनने वाले हैं। तो ये हमारा देश में कानून है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो सजगता और ही इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता, साइबर स्वच्छता ध्यान रखिए। जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं, बहुत जगह टाइपो स्क्वाटिंग क्राइम्स हैं। ICICbank.com, आई गायब है। हम टाइप कर रहे हैं ICICI, आई नहीं है इसमें, ICICbank.com, कस्टमर आईडी डाला और जैसे पासवर्ड डाला आएगा उप समथिंग वेंट रॉन्ग। अब उन्होंने आपका कस्टमर आईडी और पासवर्ड कैप्चर कर लिया है। फेसबुक आप लॉगिन कर रहे हैं, FACEBO की जगह आगे 0K, तो BO0K। सो आप समझ सकते, टाइपो स्क्वाटिंग, डबल O की जगह एक तो O है, दूसरा O की जगह 0K है। अब हम उसमें फेसबुक आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, पता लगा 3 दिन बाद फेसबुक आईडी, हमारा फेसबुक हैक हो गया। तो हमें टाइपो स्क्वाटिंग देखना है, ईमेल आईडीज चेक करने हैं कि जो ईमेल मेरे पास आ रहा है स्पूफिंग है, क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, क्या मेरे को ये व्यक्ति इस ढंग से डिमांड कर रहा है, थ्रेटनिंग कर रहा है, पुलिस को बताइए, फैमिली मेंबर्स को बताइए। यही हमारे आज की तारीख में है। 1930 डायल करिए, cybercrime.gov.in है, कंसर्न पुलिस से आप रिपोर्ट करिए। यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरी तरफ से सभी को, ये सुरक्षा के लिए जो उपाय हैं और कानून है हमारे देश में, वो है। ऋषि जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि UPI पेमेंट कितना सेफ है? देखिए अगेन, ये सब टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है। UPI ऐसा नहीं है सभी जगह UPI यूज कर रहे हैं, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक अकाउंट ऐसा रखिए जिसमें कम से कम पैसा हो आपका,
ये नहीं कि जिसमें सैलरी आ रही है आपकी पूरी, सपोज आपकी बहुत सी सैलरी आ रही है, 5 लाख रुपीज पर मंथ आ रहे हैं, आप उसी से सब कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी है और पेटीएम भी है, सब एक अलग से अकाउंट रखें। उस अकाउंट से जितने भी आप डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनसे आप करिए। और कभी भी उस एप्लीकेशन, देखिए बहुत से मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि आपके पास बैंकिंग एप्लीकेशन है, योर मोबाइल इज हैक्ड, हमेशा ओटीपी आपका दूसरे इस कीपैड फोन में आना चाहिए। ये ध्यान रखें। ये जो छोटा वाला फोन है सबसे बढ़िया है, हमेशा हमेशा ओटीपी इस पर आना चाहिए, बिकॉज अगर मैं आपका इनको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं इनको जानती हूँ और ये हमेशा इसी फोन को यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत सेफ्टी से चलते हैं, तो ये इनका कीपैड फोन हमेशा इनके साथ रहता है। हाँ जी। ये स्मार्टफोन मेरे पास है, कीपैड फोन है, स्मार्टफोन फोन से आप जो भी कर रहे हैं, बट ओटीपी आपका इसमें, बिकॉज अगर आपका स्मार्टफोन हैक है और ओटीपी भी इसमें आ रहा है तो हैकर्स को क्या चाहिए? फोन भी हैक है, एप्लीकेशन डाउनलोडेड है बैंक की। बहुत मैंने आपसे डिस्कस किया था ना वो केस जो था उनका, बैंकिंग लोन बैंकिंग एप्लीकेशन को हैक किया हुआ, उनका एफडी ब्रेक किया है और ओडी लिमिट का लोन ले लिया। सो बिकॉज ओटीपी भी उस पर आ रहा है। तो ये हमें समझना है, यूपीआई सारे ट्रांजेक्शन सेफ हैं, बट अलर्ट। अब मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं, देखिए आरबीआई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है 6 जुलाई 2017। 6 जुलाई 2017 नोटिफिकेशन आरबीआई का, किसी के साथ अगर साइबर अपराध होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड, और उस व्यक्ति ने कोई नेग्लिजेंसी नहीं दिखाई, खुद की गलती नहीं है, और 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर, विद इन 3 डेज उसने अगर बैंक को रिपोर्ट कर दिया, उसकी गलती नहीं है, नेग्लिजेंसी नहीं है, उसने बैंक को रिपोर्ट कर दिया कि मेरे साथ साइबर अपराध हो गया, मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए, मैंने कोई ओटीपी नहीं दिया, मैंने कोई एनी डेस्क स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन, आजकल बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं, व्हाट्सएप आया, आपने क्लिक किया, आपके फोन में वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन हो जाती है। यानी कि क्रिमिनल इस वक्त वो दूसरे फोन से आपके फोन में जो एक्टिविटी हो रही है वो कर सकता है, वो स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो उसको वहां मिल रहा दिख रहा है। तो आप जो भी गूगल पर सर्च करते हैं या जो भी आप कस्टमर आईडी बैंकिंग ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालते हैं वो इमीडिएटली उसके पास भी जा रहा है, सिंकिंग हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज आज की डेट में है। तो इनको सजग रहिए, इनकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। पेमेंट आप जा सकते हैं, जानते हैं आप सब जगह इंटरनेट बैंकिंग भी है, पेटीएम भी है, यूपीआई भी है, भीम ऐप है, सब इंपॉर्टेंट है। बट आपको ये समझना है कि एक एप्लीकेशन, एक ध्यान रखें, अननेसेसरी के एप्लीकेशन को आपके मोबाइल पे नहीं होने चाहिए। आपने यूज किया, सपोज आपने कोई एक एप्लीकेशन यूज की, आप उसको ऑफलोड करते हैं, अगर आप आईफोन यूज करें ऑफलोड करते हैं मीन्स डिलीट करते हैं। अब आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, वंस इन ए वाइल आप उस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, डाउनलोड करिए, यूज करिए, डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। अननेसेसरी की एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे नहीं होनी चाहिए। एक सजग रही है कि कौन सी एप्लीकेशन कितना डाटा ले रही है। एक वेदर एप्लीकेशन 3 GB डाटा क्यों ले रही है, वेदर एप्लीकेशन 3 GB डाटा क्यों यूज कर रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो मेलवेयर है, कहीं ना कहीं वो मैलिशियस एप्लीकेशन है। तो वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ये है कि स्मार्टली आप फोन को यूज करिए, क्योंकि अदरवाइज फोन आपको स्मार्टली यूज कर रहा है और क्रिमिनल स्मार्टली यूज कर रहा है। तो आप स्मार्टली यूज करिए इस फोन को, तो आप सजग रहे हैं। अदरवाइज टेक्नोलॉजी से आप नहीं बच सकते, टेक्नोलॉजी तो आपको यूज करनी है। टेक्नोलॉजी तो अब धीरे धीरे आईओटी आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओईटी, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग्स। तो आपका हर डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है, स्मार्ट किचन आ चुकी है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स हैं। तो आने वाला टाइम तो टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड है, एआई टेक्नोलॉजिकल है, एआई को आपसे आपसे ज्यादा पता है। मेरी इंस्टाग्राम की रील्स अलग होंगी, मेरी फैमिली मेंबर की इंस्टाग्राम की रील्स डिफरेंट होंगी, बिकॉज एआई ऑटोमेटेड है, उनको पता है मेरे लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं। और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है, मोबाइल में, और मेरे मोबाइल पे भी लगा हुआ है और एक लैपटॉप में हमेशा एक प्राइवेसी कवर, ये चिप लगी हुई है। यानी अब देखिएगा, ये मैंने शटर लगा रखा है और ये शटर ओपन हो गया। तो हमेशा सीनियर सिटीजन भी ध्यान रखें, अपने मोबाइल के आगे चिप लगा के रखें, मेरे इस पे चिप लगी हुई है, तो मेरे को कोई नहीं देख सकता, जब मैं कंफर्टेबल हूँ वीडियो कॉल में तो मुझे एक स्लाइडिंग करना है और ये चिप, मैंने शटर ओपन किया, अब वो व्यक्ति मुझे देख सकता है, मुझे, मैं सबको देख सकता हूँ, वो मुझे नहीं देख सकता। तो ये चिप, इसको, ये अमेजोन पे अवेलेबल है, कैमरा प्राइवेसी कवर कहते हैं इसको। इसको आप मंगा के अपने मोबाइल में, लैपटॉप में लगा के रखिए। जब आप कंफर्टेबल हो, जिस व्यक्ति से आपको बात करनी है वीडियो कॉल पे, तब आप उस चिप को ओपन करिए, शटर करिए, जैसे ये शटर बंद हो गया, अब कोई मुझे नहीं देख सकता, मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, बट यस, ये मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने अपना शटर ऑन किया। ये कैसे, जैसे पुराने सिस्टम होते थे, कैमरे होते थे। तो ये कुछ हाइजीन है जो हमें मेंटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच निशित जी। और बहुत सारे सवाल पीछे मैं देख रही हूँ आ रहे हैं, तो हम एक बार सारे सवालों को इकट्ठा करके जी कंपाइल करके आपको एक बार फिर से बुलाएंगे और आपसे गाइडेंस लेंगे कि और क्या क्या करना चाहिए। आज आपने बहुत ही सारी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई। बस मुझे मुझे मेरा एक सवाल है, आप बार बार यूज कर रहे थे कि ऑथेंटिक, तो ऑथेंटिक कैसे पता लगेगा कि ऑथेंटिक है?
कोई भी चीज, मतलब कोई भी, जैसे गूगल पे नहीं जा सकते या वहां नहीं जा सकते या ये नहीं कर सकते, कैसे पता लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके पास कोई भी मैसेज आता है, जी। राइट, तो अब जो चीज आपने कभी अप्लाई नहीं करी है तो जी। ऑथेंटिक नहीं है। आपने कभी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, आपका कोई क्रेडिट कार्ड ब्लॉक नहीं हुआ, आपने कोई लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, आपकी कोई पॉलिसी रिन्यू के लिए पेंडिंग नहीं है, तो आधे तो आप वैसे ही बाईपास कर सकते हैं। आउट ऑफ 10 आप 7 8 तो मैसेज वैसे ही बाईपास कर दिए। दो आपके पास ऑथेंटिक है कि हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कुछ केस ऐसा केस आया था कि एक व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, क्रेडिट कार्ड अप्लाई हुआ, कोरियर से उसके पास आया, बट जो फोन आया वो किसी और व्यक्ति का आया। इट मीन्स कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में चैलेंज है। तो एनोनमस कॉल आया कि आपके पास, आपको डिलीवर हो गया होगा, अब हम इसको हम ऑपरेट में एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड का नंबर बताइए और इसमें डिटेल दीजिए। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा। पता लगा उन्होंने 2 लाख की शॉपिंग कर ली। सो आप समझे, ऑथेंटिक ये हो गया। तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे फर्स्ट टाइम किसी को शेयर नहीं करना है। मेरे पास अगर क्रेडिट कार्ड आया तो मुझे एक्टिवेट कैसे करना है, मेरे पास डेबिट कार्ड आया तो मुझे पॉइंट ऑफ सेल बैंक जाना पड़ेगा, एटीएम मशीन में अपना कार्ड लगाना पड़ेगा, या मैं इंटरनेट बैंकिंग पे जाके ऑन करूंगा। मैं किसी एनोनिमस कॉल को अटेंड क्यों करूं, मैं उससे क्यों ऑपरेट करवाऊं? जब बैंक कहता है या तो आप हमारे पास आइए, आप जाइए बैंक उस पे और बैंक को जाके वहां से ऑपरेट करवाइए कि मेरा इसको ऑपरेट कर दीजिए। थोड़ा सा हमें अब ये कन्वेंशनल मोड में जाना पड़ेगा। डिजिटल है बट कन्वेंशनल मोड में चलना पड़ेगा। कुछ चीजों को हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि यस ये ऑथेंटिक बैंक की ही एप्लीक। अब देखिए योनो ऐप, मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्पेलिंग में चेंज है। आप वाई कुछ जगह VONO कर दिया और हल्का सा वाई का थोड़ा सा दिखा दिया और वो एप्लीकेशन डाउन कर दिया, वो योनो है ही नहीं। सो गलती हमारी तरफ से हो रही है कि हम उसको देख नहीं पाए, इसको टाइपो स्क्वैटिंग कहते हैं। सो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बहुत सी फेक भी है, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बैन कर रही है, उसको ब्लॉक भी कर रही है, गूगल अपने लेवल पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसमें बहुत सी रिपोर्टिंग आई है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि कोई भी स्पैम्स रुक रहे हैं, बट वायरस.com वैसे बताया, जितने बैंकिंग के जितने भी इन्वेस्टमेंट के हैं इनको तो आपको ऑथेंटिक व्यक्ति से ही बात करनी पड़ेगी। आपका एजेंट जो है कि मेरे पास ये मैसेज आया, वो खुद ही मना कर देगा कि ऐसा कोई हमारे पास पॉलिसी नहीं है। टेलीकॉम में कोई ऐसा है कि ई सिम आपने अप्लाई किया, कि मैंने ई सिम अप्लाई नहीं किया है। आपका लॉटरी फ्रॉड लग गया, लॉटरी लग गई, आप खुद समझ जाइए मेरी कोई लॉटरी मैंने तो अप्लाई नहीं की, मेरा कोई लोन नहीं है, मेरा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरा कोई सिम ब्लॉक नहीं हुआ है, मेरे पे कोई, मेरे पास मैंने कोई पार्सल नहीं भेजा जिसमें ड्रग्स मिली हो। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत चैलेंजेस हैं। बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत जिस ज्यादा हमें जिस मतलब प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ, जिन 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 विक्टिम्स के हम लोग केस लग रहे हैंडल कर रहे हैं, वो सब प्रोफेशनल लोग हैं। IT प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि डिजिटल इलिटरेट वाली बात नहीं कह रहा हूँ, डिजिटल लिटरेसी है, बट थोड़ा थोड़ा हमें केयरफुल होना पड़ेगा। डिजिटल इलिटरेसी भी चैलेंज है कि हम मोबाइल तो यूज कर रहे हैं, बट हम हाउ टू यूज दिस मोबाइल फोन, उसमें क्या एप्लीकेशंस हैं। हम उस एप्लीकेशन को, जिसको इसको बोलते हैं क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट, मैं कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ सिर्फ क्लिक करता हूँ, क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसको। सारी, मैं देखा नहीं, वो मेरे से मेरे मोबाइल को, मेरे कैमरे को भी वो एक्सेस करेगा, वो मेरे मेल्स को एक्सेस करेगा, SMS भी एक्सेस करेगा। आपने देखा होगा बहुत बार जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपके पास एक OTP आता है। तो OTP, बहुत सी एप्लीकेशंस में OTP आपको फीड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटिकली आपका SMS में से OTP पढ़ लिया है। वो हाँ। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक फीड हो जाता है। हाँ। वहीं से आपको पता लगना चाहिए कि आपका SMS वो एप्लीकेशन पढ़ रही है। आप जोमेटो से कुछ मंगा रहे हैं तो उनको पता है आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। इन द सेंस में जस्ट एग्जाम्पल है कि जो भी एप्लीकेशन है, अगर वो SMS भी आपके देख रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस किस को क्या अलाउ कर रहे हैं। ये एक जो भी एप्लीकेशन, और आप आराम से देख सकते हैं, आप किसी भी एप्लीकेशन पर जाइए, उस एप्लीकेशन पे जो आपने प्राइवेसी सिक्योरिटी जो भी अलाउ किया है, देखिए आप उसको लॉक, उसको आप डिसेबल कर दीजिए। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑटो मीडिया डाउनलोड। आपके मोबाइल पे जो वीडियो और फोटोग्राफ्स वगैरह होते हाँ। हैं, तो ऑटो मीडिया डाउनलोड डिसेबल करिए। जब डिसेबल। तक कोई कंटेंट को आपने क्लिक नहीं किया वो गैलरी में नहीं जाए, अदरवाइज हर कंटेंट गैलरी में जाएगा, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट भी गैलरी में जाएगा और आपको पता नहीं होगा। क्योंकि रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, अगर वो कंटेंट अवेलेबल है किसी के मोबाइल पे, तो अदरवाइज ही विल बी इन ट्रबल।
तो कुछ चीजें हैं। आप मोबाइल भी है, बीच बीच में मोबाइल को कंप्लीटली आप उसमें से जो भी कंटेंट है चेक करते रहिए। उसको एक बार पूरा कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दीजिए, रीस्टार्ट कर दीजिए, जिसको हम बूटिंग कहते हैं। तो हमेशा फोन को इस ढंग से करते ना करिए। लेटेस्ट जो भी पैचिंग है उनको ध्यान रखिए, जो iOS के वर्जन हैं उनको अपडेट करके रखिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए, थैंक यू सो मच निशित जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे सीनियर सिटीजन्स को बताया, और हम आपसे बहुत जल्दी वापस से कनेक्ट करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।